आज हम जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में कंपनी ने अपने शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू किए हैं और दूसरी बात इशू और सब्सक्राइब भी हुआ है और इसलिए कंपनी को जितने शेयर्स से इशू और सब्सक्राइब हुआ था उतने शेयर्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करना पड़ेगा और कुछ शेयर्स पे कॉल सिग्नेरियस हुआ है, मतलब अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का मनी रिसीव नहीं हुआ है। अब देखिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ता हूँ। सुलेखा लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each at premium of 10% per share, payable as on application ₹40 per share, on allotment ₹40 per share including premium, and balance on first and final call. The issue was oversubscribed by 2,000 shares. The company sent regret letters to the applicants of 2,000 shares and remaining applicants were allotted in full. All amounts due on shares were received except allotment money on 400 shares and final call money on 500 shares. The company has a practice to transfer such unpaid amounts to call-in arrears account, pass journal entries regarding issue of shares, and also prepare call-in arrears account in the books of company. देखिए, कंपनी के बुक्स में आपको केवल जर्नल एंट्रीज ही नहीं करना है बल्कि साथ ही साथ कॉल-इन अरेयर्स अकाउंट भी तैयार करना है। वो कैसा तैयार करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इस प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। कंपनी को 6,000 शेयर्स इशू करना थे, लेकिन वहाँ कहा गया है कि इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 2,000 शेयर्स। इसका मतलब ये है कि 2,000 शेयर्स के एप्लीकेशन ज़्यादा है। कंपनी 6,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, 2,000 शेयर्स के एप्लीकेशन ज़्यादा है, मतलब टोटल 8,000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी के पास आए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कंपनी का एक एक शेयर ₹100 उसका फेस वैल्यू था, लेकिन 10% प्रीमियम पे था, मतलब फेस वैल्यू 100 प्लस ₹10 प्रीमियम, तो एक एक शेयर ₹110 का था और ये ₹110 कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही थी। एप्लीकेशन के साथ ₹40 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹40 पर शेयर जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था ₹10 का, और आगे कहा गया है कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अब देखिए प्रीमियम मिला के एक एक शेयर यदि 110 का हो रहा था, उसमें से कंपनी एप्लीकेशन के साथ ₹40 ले रही है, अलॉटमेंट में ₹40 ले रही है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में ₹80 तो हो गया। अब 110 में से 2 इंस्टॉलमेंट में ₹80 अगर हो गया तो बचा कितना बैलेंस? ₹30। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹30 कंपनी मंगवा रही है और यहाँ पे 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कंपनी को नहीं मिला है। लिखा है ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन शेयर्स वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 400 शेयर्स एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं मिला कंपनी को, कुछ शेयर होल्डर ने नहीं भेजा है जिनके पास 400 शेयर्स है, और 500 शेयर्स का फाइनल कॉल मनी भी नहीं मिला है। तो देखिए जिन 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं मिला वो 400 शेयर्स ये 500 शेयर्स में इंक्लूड ही है, ठीक है। मतलब वो जो 400 शेयर्स थे जिनकी तरफ से अलॉटमेंट मनी नहीं मिला था उनकी तरफ से फाइनल कॉल मनी भी नहीं मिला है, और उनके अतिरिक्त कोई और शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर्स है, उन्होंने अलॉटमेंट मनी तो भेजा होगा लेकिन उन्होंने फाइनल कॉल मनी नहीं भेजा है। तो कुल मिला के जो 400 शेयर का अलॉटमेंट मनी नहीं आया था उनका तो फाइनल कॉल मनी नहीं आया, उनका तो फाइनल कॉल मनी भी नहीं आया, ये तो निश्चित है। लेकिन साथ में और 100 शेयर्स का भी फाइनल कॉल मनी नहीं आया, तो फाइनल कॉल मनी इस प्रकार से कुल 500 शेयर्स का नहीं है। अलॉटमेंट मनी 400 शेयर्स का नहीं आया, फाइनल कॉल मनी 500 शेयर्स का नहीं आया। और कंपनी की ऐसी प्रैक्टिस है कि ये जो अनपेड अमाउंट्स होता है इसे कंपनी कॉल-इन अरेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में एंट्रीज कैसी होगी।
कॉल से नियरेस्ट अकाउंट यहाँ पे आपको मेंटेन करना आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में खुद लिखा गया है ऐसा कि कंपनी हैज ए प्रैक्टिस टू ट्रांसफर सच अनपेड अमाउंट्स कॉल से नियरेस्ट अकाउंट। इसका मतलब यहाँ इस तरह के जो अनपेड अमाउंट्स है उनको कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में डेबिट करना अनिवार्य है, यहाँ ऑप्शनल नहीं है। जैसा कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कहीं लिखा नहीं था कि भाई कंपनी मेंटेन्स ए कॉल से नियरेस्ट अकाउंट या कंपनी हैज अ प्रैक्टिस टू ट्रांसफर सच अनकॉल्ड अमाउंट्स सच अनपेड अमाउंट्स टू कॉल से नियरेस्ट अकाउंट, ऐसा कुछ वहाँ पे लिखा नहीं था। इसलिए वहाँ पे तो ऑप्शनल था कि आप अनपेड अमाउंट्स जो है इस तरह के उनको कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में डेबिट करें या ना करें। हाँ, यह बात अवश्य है कि मैंने दोनों ही तरह से आपको एंट्रीज बताई थी। यदि कंपनी कॉल से नियरेस्ट अकाउंट मेंटेन करती है तो किस तरह की एंट्रीज होती है वो भी मैंने बताया था, और यदि कॉल से नियरेस्ट अकाउंट मेंटेन नहीं करती है तो किस तरह की एंट्रीज होती है ये भी मैंने कल स्पष्ट किया था। लेकिन आज के क्वेश्चन में तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ कहा गया है कि कंपनी इस तरह के जो अमाउंट्स हैं उनको कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, तो फिर आपको कॉल से नियरेस्ट अकाउंट डेबिट करना ही होगा। अब हम देखेंगे कि आज के क्वेश्चंस की एंट्रीज कैसी होती है। देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि कंपनी का इशू 2000 शेयर से और सब्सक्राइब हुआ। अब कंपनी इशू करना चाहती थी 6000 शेयर्स और इशू 2000 शेयर से और सब्सक्राइब हुआ, मतलब 2000 शेयर जैसा कि मैंने पहले बताया ज़्यादा 2000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी के पास ज़्यादा है। तो 6000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, 2000 शेयर से इशू और सब्सक्राइब हुआ, मतलब कंपनी के पास टोटल 8000 शेयर्स के एप्लीकेशन आए, और इसलिए 8000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मनी भी आया कंपनी के बैंक अकाउंट में। अब आप जानते हो कि बैंक अकाउंट में जब एप्लीकेशन मनी आता है तो एंट्रीज किस तरह की होती है। बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी आने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो मैं ये एंट्री यहां लिखता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना होगा, ये मैं पहले के लेक्चर्स में भी कह चुका हूं कि इस एंट्री का अमाउंट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 6000 नहीं है, 6000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी, लेकिन इशू जब कहा गया है कि 2000 शेयर से और सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 8000 है। तो फिर आपको 8000 इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, ठीक है, इस तरह से इस एंट्री के अमाउंट का कैलकुलेशन करना होगा। एप्लीकेशन मनी पर शेयर है 40 रुपीज़, तो 8000 शेयर्स इंटू ₹40, इस एंट्री का अमाउंट हो रहा है 3,20,000। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट किया देते हैं 3,20,000 से, और उतना ही अमाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3,20,000। तो ये एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,20,000। अब आप जानते हो कि सेकंड एंट्री क्या होती है, इस एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब इस एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते समय एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पर अब यहाँ समस्या ये है कि ये 3,20,000 का जो एप्लीकेशन मनी है, जिसे हमने पहले एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, ये एंटायर 3,20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए कि ये एप्लीकेशन मनी 8,000 शेयर्स के लिए आया है कंपनी के बैंक अकाउंट में।
इशू और सब्सक्राइब हो गया था। ये एप्लीकेशन मनी 8000 शेयर्स का है, जबकि कंपनी केवल 6000 शेयर्स इशू कर रही है। 2000 शेयर्स के एप्लीकेशन तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। वहां लिखा है, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है कि कंपनी सेंट रिग्रेट लेटर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2000 शेयर्स। कंपनी ने 2000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को रिग्रेट लेटर भेजा। इस सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी ने उनके एप्लीकेशन पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी, इसलिए उनको रिग्रेट लेटर भेजना पड़ा कि भाई हम आपको एक भी शेयर नहीं दे सकते। तो कंपनी सेंट रिग्रेट लेटर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2000 शेयर्स, इसका मतलब है 2000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी ने टोटली रिजेक्ट कर दी। तो अब वो 2000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट, उन्होंने जो एप्लीकेशन मनी भेजा था 2000 शेयर्स का, वो एप्लीकेशन मनी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि मैंने बताया ये एप्लीकेशन मनी टोटल 8000 शेयर्स का है। इसमें से 2000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जा चुके हैं और कंपनी के पास केवल 6000 शेयर्स थे। कंपनी ने केवल 6000 शेयर्स ही अलॉट किए। तो जितने शेयर कंपनी वास्तव में अलॉट कर रही है उनका ही एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो पाएगा, और जो 2000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए उनसे संबंधित एप्लीकेशन मनी जिसका है उसे कंपनी का बैंक लौटा देगा। तो फिर इसका मतलब ये 3,20,000 इंटायर अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसमें से ओनली 6000 जो अलॉटेड शेयर्स है उनका एप्लीकेशन मनी 6000 शेयर्स इनटू ₹40, 2,40,000 वो तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और 2000 शेयर्स जो रिजेक्ट कर दिए गए उनका 2000 शेयर्स इनटू ₹40, 80,000 ये कंपनी का बैंक जिसका है उसे लौटा देगा। तो फिर अब एंट्री कैसी होगी? हमें 3,20,000 जिसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया गया है, सेकंड एंट्री में पहले उसको हमेशा की तरह वहां से रिवर्स करेंगे मतलब अब हम इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 3,20,000 से डेबिट करेंगे। तो मैं यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को 3,20,000 से डेबिट किया देता हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखिए ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्परेरी नेचर का अकाउंट है, और फर्स्ट एंट्री में हम जो भी अमाउंट एप्लीकेशन मनी का आता है उसे टेम्परेरीली इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उस समय ये तय नहीं हुआ रहता है कि किन लोगों को शेयर इशू करना है, और अगर इशू और सब्सक्राइब हुआ है तो किन लोगों को किन के एप्लीकेशन रिजेक्ट करना है, कितने लोगों को शेयर इशू करना है, किन को शेयर इशू करना है, किन के शेयर रिजेक्ट करना है, ये उस समय तय नहीं रहता है। इसलिए उस समय ये नहीं बताया जा सकता कि भाई कितना एप्लीकेशन मनी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है और कितना रिफंड किया जाने वाला है, ठीक है। तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो कंपनी को पता है कि जितने शेयर्स उनके पास है उतने ही वो अलॉट कर सकते हैं, उसका ही मनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है, ये तो तय है। पर फिर भी जब तक शेयर्स इशू करने की प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होती तब तक इसे टेम्परेरीली यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। बाद में जब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी का डिस्पोजल हो जाता है, डिस्पोजल मतलब उसमें से कितना इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, कितना लौटाना है, ये सब जब तय हो जाता है तो फिर उसको इस अकाउंट से रिवर्स करके इस अकाउंट को क्लोज करना जरूरी है। ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसको टेम्परेरीली हमने 3,20,000 से क्रेडिट किया था, अब उसको क्लोज करना है। उसको क्लोज करना है तो पहले क्रेडिट किया था तो अब उसको उतने अमाउंट से हमने डेबिट कर दिया ताकि वो क्लोज हो जाए। तो अब इस 3,20,000 में से, क्योंकि मैंने बताया 6,000 जो शेयर्स जो कंपनी ने अलॉट किए हैं, वो 6,000 अलॉटेड शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 6,000 इंटू 40, 2,40,000 वो कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा। तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। अब इस 3,20,000 का जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी था, जिसको हमने अब यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट किया था, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में तो केवल 2,40,000 क्रेडिट हुआ, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे उसका। अब जितने शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट कर दी, 2,000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट किए, उनका जो एप्लीकेशन मनी है ₹40 पर शेयर के हिसाब से, 2,000 शेयर्स इंटू ₹40, 80,000, उसको जिसका है उससे कंपनी का बैंक लौटा देगा। अब कंपनी का बैंक जब मनी लौटाएगा तो अब बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। जब बैंक अकाउंट में मनी आता है, कैश आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। उस बैंक अकाउंट से ये 80,000 वापस जाने वाला है, जिसका है उसे दे दिया जाने वाला है, तो फिर अब बैंक अकाउंट को हम 80,000 से क्रेडिट कर देंगे। टू बैंक 80,000 क्या अमाउंट कैसा आया? 2,000 शेयर्स, 2,000 रिजेक्टेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी ₹40 पर शेयर, 2,000 इंटू 40, 80,000। ये हमने बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया, क्योंकि ये कंपनी ने जिसका उसे लौटा दिया, उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए थे। तो अब ये पूरी एंट्री कैसे होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 टू बैंक अकाउंट 80,000। देख लीजिए इसे, एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड दो एंट्रीज हो गई। एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में जब आया उसकी एंट्री, और जो उस एप्लीकेशन मनी को हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, जितने शेयर्स अलॉट किए थे उसका एप्लीकेशन मनी जब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, और जिनके शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए उनका एप्लीकेशन मनी जब रिफंड किया, तो उसकी एंट्री हो गई, दो एंट्री हो गई। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपनी के पास टोटल 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे, और एक एक शेयर का एप्लीकेशन मनी ₹40 था, इसलिए 8,000 इंटू 40, 3,20,000। हमने इस एंट्री का अमाउंट लिखा 3,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,20,000। अब उसके बाद मैंने ऐसा बताया, ये 3,20,000 जो है, ये पूरा के पूरा कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बन सकता, क्योंकि 8,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है, इसमें से 2,000 शेयर्स के एप्लीकेशन तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि कंपनी के पास लोगों को देने के लिए केवल 6,000 शेयर्स है, और कंपनी केवल 6,000 शेयर्स ही इशू कर रही है। तो 6,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी था 2,40,000, वो कंपनी का कैपिटल बन रहा था, तो उसको हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। और जो बचा हुआ 80,000 है, वो उन लोगों का था जिनके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए, तो उसको लौटा दिया गया, तो उसको हमने टू बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 80,000 तो एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 टू बैंक अकाउंट 80,000। अब इस एंट्री का जब आप नरेशन लिखेंगे, पहले एंट्री का, उसका नरेशन आपको क्या लिखना है? क्योंकि मैं नरेशन नॉर्मली बताता नहीं हूँ, पहले दिन मैं सभी फर्स्ट लेक्चर में अपने हाउ टू राइट द नरेशंस ये मैं बता चुका हूँ, और इसलिए हर समय मैं नरेशन बताता नहीं। फिर भी चलिए आज मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि इनके नरेशन कैसे होंगे। ये फर्स्ट एंट्री जो है बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका नरेशन आपको लिखना होगा, Being application money received for 8,000 shares। आपको स्पेसिफिकली इस एंट्री में मेंशन करना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन मनी 8,000 शेयर्स का है, 6,000 शेयर्स का नहीं है जितने कंपनी इशू करना चाहती थी। ये जितने शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आए उसका एप्लीकेशन मनी, Being application money received for 8,000 शेयर। और इस एंट्री का नरेशन होगा being application money of allotted shares transferred to equity share capital account।
एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए उनका एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो किसका था, जिनके एप्लीकेशन रिजेक्ट किए गए उनका मनी रिफंड किया गया। तो अब ये एप्लीकेशन मनी से संबंधित दोनों एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है, और आप जानते हो कि अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होता है तो उसकी एंट्री किस तरह से होती है। अब यहाँ अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं और प्रीमियम का अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड है। और यदि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड हो तो फिर एंट्री कैसी होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो मैं वो एंट्री यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इसका अमाउंट कैसा होगा, जितना मनी अलॉटमेंट का शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब जैसे यहाँ कितना ड्यू हो रहा है, अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट पर भी पर शेयर 40 रुपीज ड्यू है, और आपके कंपनी ने 6000 शेयर्स अलॉट किए, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर 6000 shares multiplied by ₹40 per share, 2,40,000 अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है। तो जितना अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना है। तो मैं यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट के सामने लिख देता हूँ 2,40,000, ठीक है। और मैं फिर एक बार बता दूं, इसके पहले के लेक्चर्स में भी बताया कि केवल एप्लीकेशन मनी का कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड पर किया जाता है, इसके बाद के सारे भी इंस्टॉलमेंट जो है अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और जो भी इंस्टॉलमेंट हो गए उनका कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पे नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कम होते हैं। तो केवल एप्लीकेशन मनी का कैलकुलेशन छोड़ के बाकी सारे इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है उनका कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड पे किया जाता है, न कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड पर। अब नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड केवल 6000 है और अलॉटमेंट मनी पर शेयर 40 है, इसलिए मैंने 6000 into 40 2,40,000 से इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया। अब ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो 2,40,000 डेबिट किया जो शेयर होल्डर पे ड्यू है अलॉटमेंट का, ये एंटायर 2,40,000 यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। और मैं पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। तो फिर ये 2,40,000 में से ओनली प्रीमियम का अमाउंट छोड़ के 1,80,000 रुपीज जो है वो हम इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। वो 1,80,000 कैसा आया, आपका अलॉटमेंट मनी पर शेयर है 40 और इसमें 10 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है, इसका मतलब ₹30 पर शेयर कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है। तो 6,000 into 30 1,80,000 को हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जो प्रीमियम है ₹10 पर शेयर, तो 6,000 शेयर्स into ₹10 60,000, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 60,000। ये आपकी एक अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री हो गई। तो अब एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में आने से लेके अलॉटमेंट मनी के ड्यू होने तक की एंट्रीज हो गई, 3 एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद ये अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा उसकी एंट्री कैसी होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन ये कब होती है इस तरह की एंट्री? जितना मनी शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट का ड्यू है वो एंटायर अमाउंट अगर आ जाता है कंपनी के बैंक अकाउंट में, तब तो कोई समस्या नहीं है, तब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंट्री होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है बैंक को, वहां लिखा है, तो फिर 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी जो है उसका जितना अमाउंट हो रहा है उतना अमाउंट कमाया है, 2,40,000 आया नहीं, इसमें से 400 शेयर्स का जितना अमाउंट होगा अलॉटमेंट मनी का उतना अमाउंट कमाया है। तो फिर ऐसे केस में एक्चुअली अलॉटमेंट का जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आया होगा उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा। और यदि क्वेश्चन में ये ना लिखा होता कि भाई कंपनी हैज अ प्रैक्टिस टू ट्रांसफर अनपेड अमाउंट टू पॉलिसी निवेश अकाउंट, तो फिर हम ये कर सकते थे कि जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में एक्चुअली आ रहा है उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट को डेबिट करो और उतनी अमाउंट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि भाई कंपनी हैज अ प्रैक्टिस टू ट्रांसफर अनपेड अमाउंट्स टू पॉलिसी निवेश अकाउंट, तो इसका मतलब अब ये आवश्यक हो गया कि हमें कंपनी के बुक्स में पॉलिसी निवेश अकाउंट डेबिट करना होगा, और ये जो अनपेड अमाउंट है अलॉटमेंट का इसको पॉलिसी निवेश अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, वहां डेबिट करना होगा। तो फिर ऐसे केस में अब क्या होगा, किस तरह की एंट्री होगी? अब केवल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऐसी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होने के साथ साथ एक पॉलिसी निवेश अकाउंट भी डेबिट होगा। एंट्री अब इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पॉलिसी निवेश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कल मैं बता चुका हूँ कि अगर पॉलिसी निवेश अकाउंट कंपनी मेंटेन कर रही हो तो किस तरह की एंट्री होगी। तो अब मैं वो एंट्री यहाँ लिखता हूँ। देखिए, जितना अमाउंट अलॉटमेंट का वास्तव में आया है बैंक अकाउंट में, उतने अमाउंट से हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि अलॉटमेंट मनी का कितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आया। ड्यू तो हो रहा था सारे शेयर होल्डर पे 2,40,000, जैसा हम ड्यू की एंट्री में देख चुके हैं, लेकिन 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं है। अब 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी का अमाउंट कितना होगा? पर शेयर 40 रुपीज है अलॉटमेंट मनी, तो 400 इंटू 40, 16,000 रुपीज अलॉटमेंट मनी का कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो आना चाहिए था 2,40,000, शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा था 2,40,000, लेकिन इसमें से यदि 16,000 नहीं आया तो इसका मतलब ओनली 2,24,000 ही बैंक अकाउंट में आया है। ठीक है, तो फिर हम बैंक अकाउंट को ओनली 2,24,000 से डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2,24,000। और मैंने कल बताया था कि जितना भी अमाउंट अनपेड है, किसी भी इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट शेयर होल्डर की तरफ से अनपेड रहता है, यदि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन कर रही है तो उस अनपेड अमाउंट को कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट करना होता है। तो अब यहाँ अलॉटमेंट का 16,000 अनपेड है, आया नहीं है, कंपनी को मिला नहीं, तो उसे कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट कर देंगे।
calls in arrears account debit 16,000। देखिए दो अकाउंट डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 2,24,000, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 16,000। अब इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को एंटायर 2,40,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000, बैंक अकाउंट डेबिट 2,24,000, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 16,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। ये अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री हो गई। और अब आपने अगर आप इसको ड्यू की एंट्री से कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ड्यू की एंट्री में इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 2,40,000 से डेबिट किया गया था, इस एंट्री में उसे 2,40,000 से क्रेडिट भी कर दिया गया, तो अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन वो अकाउंट क्लोज होने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट आ चुका है। वो अकाउंट तो इसलिए क्लोज हो गया कि जो अनपेड अमाउंट था अलॉटमेंट का 16,000, उसको वहां से हमने कॉल से एरियस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इस कॉल से एरियस अकाउंट में डेबिट कर दिया, और इसलिए वो अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट आ गया, ठीक है। भले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के दोनों साइड की टोटल डेबिट क्रेडिट 2,40,000 हो गई। अगर आप लेजर अकाउंट की कल्पना करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की, जैसा कि मैंने कल बना के बताया था आपको, तो क्योंकि ड्यू की एंट्री में हमने उसको डेबिट किया था टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड टू सेक्रेटरी पेमेंट, ऐसे दो अकाउंट उसके अगेंस्ट में हमने क्रेडिट किए थे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था और उसके अगेंस्ट में टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सेक्रेटरी पेमेंट दो अकाउंट क्रेडिट किए थे। तो यदि लेजर अकाउंट बनाया जाए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का, तो उसके डेबिट में हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000, टू सेक्रेटरी पेमेंट अकाउंट 60,000, जैसे इसके पहले की एंट्री की है उसका पोस्ट। तो उसके डेबिट में 2,40,000 लिखा गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की। अब वो ड्यू की एंट्री में इसका मतलब टोटल 2,40,000 से डेबिट किया गया, और अब इस एंट्री में 2,40,000 से क्रेडिट भी कर दिया गया, वो अकाउंट टोटली क्लोज हो गया। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि अलॉटमेंट मनी पूरा आ गया है। 16,000 अभी भी अनपेड है, उससे हमने कॉल से एरियस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो ये 16,000 जो अलॉटमेंट का अनपेड अमाउंट है, वो अब कॉल से एरियस अकाउंट में बैलेंस दिख रहा है, वहां ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। अब ये हो गई आपके बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री। अब एप्लीकेशन मनी के दो एंट्रीज हो गई, अलॉटमेंट मनी की भी दो एंट्रीज हो गई। अब आज के इस क्वेश्चन में केवल 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, तो एक लास्ट इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। वो जब भी होगा तो उसकी एंट्री कैसी होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री में यहां लिख लेता हूं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किसी भी प्रकार का प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं है, तो जितना अमाउंट हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं, वो पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, कोई बाइफरकेशन की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब इस अकाउंट में डेबिट कितना करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो जितना फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है, उतने अमाउंट से डेबिट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी ₹30 पर शेयर मंगा रही है, ये हम पहले देख चुके कि ₹30 कैसा है, वहाँ लिखा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो
बैलेंस केवल 30 रुपीज़ बच रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूँ। वो 30 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दूंगा। अब 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने जो 6000 शेयर्स इशू किए हैं उनका अमाउंट हो रहा है 6000 इंटू ₹30 1,80,000। तो हम इस इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1,80,000 से डेबिट कर देंगे और इतना ही अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। अब ये हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री। अब ये अमाउंट भी जब बैंक अकाउंट में आने वाला है तब फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 500 शेयर्स का अमाउंट नहीं आया। अगेन यदि 500 शेयर्स का अमाउंट नहीं आया है तो जितने अमाउंट से इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ डेबिट हुआ, मतलब जितना शेयर होल्डर पे ड्यू था उतना बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, कम आएगा। कितना कम आएगा? 500 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं आया और उसका अमाउंट होगा 500 शेयर्स इंटू ₹30 पर शेयर, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज पर शेयर। 500 इंटू ₹30 15,000 रुपीज बैंक अकाउंट में कम आएगा। अब आप जानते हो कि जब बैंक अकाउंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितना वास्तव में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैंक अकाउंट में आ रहा है। बैंक अकाउंट में इस 1,80,000 नहीं आ रहा है, इससे 15,000 कम आ रहा है। तो बैंक अकाउंट में केवल 1,65,000 आ रहा है। ड्यू था शेयर होल्डर पे 1,80,000, लेकिन उसमें से 500 शेयर्स का 15,000 नहीं आया। तो 1,80,000 माइनस 15,000, ओनली 1,65,000 बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो हम बैंक अकाउंट को 1,65,000 से डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000। अब क्योंकि ये जो 15,000 अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है, अनपेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, इसको भी कॉल सीनियर्स अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि भाई अनपेड अमाउंट्स कंपनी कॉल सीनियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करती है, तो इसे भी कॉल सीनियर्स अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो हम कॉल सीनियर्स अकाउंट को भी डेबिट किया देते हैं 15,000 से। कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 15,000। अब देखिए दो अकाउंट डेबिट कर दिए हमने इस एंट्री में। जितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी एक्चुअली आया था बैंक अकाउंट में, उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 1,65,000 से। और जितना अनपेड है 15,000, उस 15,000 से हमने कॉल्स इन एरियस अकाउंट को डेबिट कर दिया। दो अकाउंट डेबिट हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 15,000। अब इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में हम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को टोटल 1,80,000 से क्रेडिट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,80,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 15,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,80,000। तो आप अगर ड्यू की एंट्री से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ड्यू की एंट्री में हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 1,80,000 से डेबिट किया था और यहाँ पर उसे 1,80,000 से क्रेडिट कर दिया। तो ये अकाउंट पे क्लोज दिखने को तो ऐसा लग रहा है कि ये भी अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन फिर वही बात जैसा अलॉटमेंट मनी के बारे में थी, ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिखाई दे रहा है ऐसा क्लोज हो गया क्योंकि इसके दोनों साइड के टोटल इक्वल हो गए, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पूरा मिल गया कंपनी को। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ये 15,000 अभी भी कंपनी को मिला नहीं है, ये अनपेड है 500 शेयर्स का। मगर चूंकि उसको हमने
एक सेपरेट अकाउंट कॉल्स इन निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए अब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कोई बैलेंस नहीं बता रहा। ठीक है, उसके दोनों साइड के टोटल इक्वल हो गए, वो क्लोज हो गया। ठीक है, क्योंकि वो 15,000 जो अनपेड था वो अब कॉल्स इन निवेश अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब ये हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी को बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री। ठीक है, तो देखिए अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की भी एंट्री हो गई, उसके बैंक अकाउंट में रिसीव होने की भी एंट्री हो गई। अब आज के इस क्वेश्चन लगभग जर्नल एंट्रीज तो सारी कंप्लीट हो गई। अब इसके पश्चात आपको क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि कॉल्स इन एरियर्स का लेजर अकाउंट शो कीजिए कंपनी की बुक्स। तो आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और डेबिट साइड में दो कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट में भी दो कॉलम। यह इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड। मैंने जेएफ वाला कॉलम नहीं बनाया है, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ इसके पहले के लेक्चर्स में कि जगह के अभाव के कारण मैं वो कॉलम यहाँ ड्रॉ नहीं करता। अब देखिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, अब इस अकाउंट में आपको जर्नल एंट्रीज को देख के उसका पोस्टिंग करना है। जिस किसी एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का नाम आएगा उस एंट्री का पोस्टिंग इस अकाउंट में करना है। और पोस्टिंग कैसा करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट यदि डेबिट हो रहा होगा तो ये उसके डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड में उसके अगेंस्ट में जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस एंट्री में उसका नाम लिखेंगे। और यदि कहीं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, अब यहाँ तो क्रेडिट हो ही नहीं रहा है, ठीक है, पर पोस्टिंग का रूल है जो कोई अकाउंट क्रेडिट होता है उसके क्रेडिट साइड में उसके अगेंस्ट में डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखा जाता है। पर यहाँ खैर छोड़िए, क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कहीं क्रेडिट होने का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है, कहीं क्रेडिट नहीं हो रहा है, डेबिट ही डेबिट हो रहा है। तो चलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट पहली बार कहाँ मिला आपको? बैंक अकाउंट में जब अलॉटमेंट मनी आने की एंट्री हुई तो उसमें पहले बार कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का नाम देखा और वहां पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 16,000 से डेबिट किया गया। ठीक है, वो एंट्री कैसे थी? बैंक अकाउंट डेबिट 2,24,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 16,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। मतलब उस एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट हुआ था बैंक अकाउंट के साथ, और जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हुआ तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है, ये डेबिट हो रहा था उस एंट्री में, ये डेबिट हो रहा था, उसके डेबिट साइड में हम उसके अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाला अकाउंट यानी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसके अमाउंट क्या लिखेंगे? तो उस एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करते समय उसके सामने जो अमाउंट लिखा है उतना ही अमाउंट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जितने अमाउंट से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हुआ है उतना ही अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अरे यहाँ पे डेबिट साइड में हम उस एंट्री में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के अगेंस्ट में जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिख रहे हैं, लेकिन अमाउंट कितना लिखेंगे? जितना कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट के सामने लिखा है, जितने से कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हुआ है, और वो अमाउंट है 16,000। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 16,000।
क्योंकि कॉल से नियरेस्ट अकाउंट टू सेंट्रल में डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में पोस्टिंग करना पड़ेगा, और जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है उतना अमाउंट यहाँ लिखेंगे, और उसके अगेंस्ट में क्रेडिट जो अकाउंट हो रहा है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया बैंक अकाउंट में जब अलॉटमेंट मनी आ रहा था उसमें जो कॉल से नियरेस्ट अकाउंट डेबिट किया गया था उसकी कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। अब दूसरी बात, इस अकाउंट का नाम आपको कहाँ मिला? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा था तब अगेन उस एंट्री में भी कॉल से नियरेस्ट अकाउंट डेबिट किया गया था, और वहाँ 15,000 से डेबिट किया गया था क्योंकि 500 शेयर्स का फाइनल कॉल मनी नहीं आया था। 15,000 आप देख लीजिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000, कॉल से नियरेस्ट अकाउंट डेबिट 15,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,80,000, ऐसी एंट्री हुई है। मतलब उस एंट्री में कॉल से नियरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ है 15,000 से, और उस एंट्री में उसके अगेंस्ट में क्रेडिट हुआ है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल से नियरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट में उसके अगेंस्ट में क्रेडिट हुआ, क्रेडिट जो अकाउंट हुआ है वो लिख देते हैं, और वो है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और वो अकाउंट वहां पे 15,000 से डेबिट हुआ था कॉल से नियरेस्ट अकाउंट, तो हम यहाँ लिख देंगे 15,000। जितना अमाउंट उस एंट्री में कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में डेबिट किया उतना ही लिखेंगे। अब आज जो एंट्रीज आपने की उसमें केवल 2 एंट्रीज में कॉल से नियरेस्ट अकाउंट का नाम आया था, एक अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने की एंट्री, और दूसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होने की एंट्री। इसके अलावा कहीं और एक कॉल से नियरेस्ट अकाउंट का नाम आया ही नहीं, तो बस हम ये कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में पोस्टिंग करने का काम कंप्लीट हो गया। ये कंपनी का कॉल से नियरेस्ट अकाउंट बन गया। अब देखिए इसके डेबिट साइड में तो 16,000 और 15,000 है, और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है। अब दोनों साइड के टोटल इक्वल हो जाए इसलिए इसका बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अब इधर की टोटल हो रही है इसकी 31,000, 16,000 प्लस 15,000, और इधर कुछ नहीं है, इधर की भी टोटल क्रेडिट साइड की 31 होना चाहिए, लेकिन इधर कुछ नहीं है। तो इस 31,000 को ही आपको पता है हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31,000। अब ये अगर अपने बैलेंस के रूप में यहाँ लिख दिया क्रेडिट साइड में तो अब दोनों साइड के टोटल 31,000 हो गए, यानी ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया कंपनी का कॉल से नियरेस्ट अकाउंट। और इसके साथ आज का हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, जर्नल एंट्रीज भी हो गई, कॉल से नियरेस्ट अकाउंट भी बन गया। मैं आशा करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पे आज समझाया है वो आपको भली बात ही समझ गया होगा। अब अगला लेक्चर कुछ और नवीनताएं, कुछ और वैरायटीज़ लेकर आएगा, और वो जो वैरायटीज़ है, ठीक है, वो क्या होगी इसके लिए आपको अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा करनी होगी। धन्यवाद।